नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान और मैं हूं अविनाश पाल। शिल्पा शेट्टी की पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा पॉर्न फिल्मों को बनाए और मोबाइल ऐप्स पर स्ट्रीम करने के मामले में फंसे हुए हैं। राज के खिलाफ मुंबई की क्राइम ब्रांच ने फरवरी 2021 में मामला दर्ज किया था। वहीं मुंबई पुलिस ने फरवरी महीने में गहना वशिष्ठ को भी गिरफ्तार किया था, जिन पर पोर्नोग्राफी फिल्म बनाने का आरोप है। तो क्या है पूरा मामला, क्या है सच्चाई, ये जानने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रही है अभिनेत्री गहना वशिष्ठ। गहना, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। मैं आपको पूरी पिक्चर क्लियर बताती हूँ, हुआ क्या था। जी। आप लोगों ने जैसे सुना था, हर कोई ये कह रहा था कि 4 तारीख को कोई शूट हो रहा था मडालैंड में और वहां पे गहना भी शूट कर रही थी। ऐसा हर जगह था। मैं जब जेल गई थी उस समय मुझे अरेस्ट कर लिया गया था, तो मैंने सारे न्यूज़पेपर में पढ़ा था। उसमें लिखा हुआ था कि 4 तारीख को शूट लोकेशन पे मैं पाई गई थी। और मेरी चार्जशीट क्या कहती है मैं आपको वो बताती हूँ। थोड़ी मेरी तबीयत खराब है। अच्छा, मैं जो भी बातें करूंगी मैं फैक्ट बातें करूंगी और हर चीज का मेरे पास प्रूफ है। मेरी बिल्कुल। चार्जशीट में ये लिखा हुआ है कि क्राइम ब्रांच ने 6 को मुझे बुलाया और मेरी झड़ती ली, ऐसा उनके शब्द हैं। और मेरे अंदर से लैपटॉप गिरा, मेरे अंदर से 3 फोन गिरे, पता नहीं मैंने कहाँ छुपा रखे थे। और उसके बाद इन्होंने 6 को मेरे अगेंस्ट में एफआईआर साइन की और 7 को मुझे कोर्ट में खड़ा कर दिया। ऐसा मेरी चार्जशीट में लिखा है पुलिस वालों ने। मैं आपको फैक्ट बताती हूँ। 4 तारीख को इन लोगों ने किसी मर्डरलैंड में रेड डाली जिससे हम लोग का कोई लेना देना नहीं। 4 तारीख को शाम को अराउंड 4:15 4:20 पर मेरे घर में 14 क्राइम ब्रांच के पुलिस आ जाते हैं, नॉक करते हैं। मैं जैसे दरवाजा खोलती हूँ अंदर घुस जाते हैं बिना वारंट के। उनके पास कोई वारंट नहीं था। और वैसे भी जो एलिगेशन इन्होंने मुझ पे डाली है उसमें बिना वारंट के आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। जो इन्होंने मुझ पे सेक्शंस डाले हैं वो बिना वारंट आप किसी के घर नहीं घुस सकते। मेरे घर में 14 पुलिस वाले, मैं अकेले रहती हूँ लोखंड वाला, मेरे घर में घुस जाते हैं। मुझसे मेरे तीनों फोन छीन लिए जाते हैं, मुझसे मेरा लैपटॉप छीन लिया जाता है। और मुझसे कहते हैं आपके पास जो भी हार्ड डिस्क, सीडी, पेन ड्राइव जो भी आप दे दो। मैंने कहा यार मेरे पास जो भी चीजें हैं आप देख लो। मेरा पूरा घर उन्होंने चेक किया, उनको जो मिला, मेरा टेडी बेयर उन्होंने फाड़ दिया। मेरा पलंग, मेरा गद्दा, मेरी बेडशीट, मेरे सारे कपड़े, सब कुछ इन्होंने फेंक दिए, जो इन्हें मिला सब कुछ। मतलब मेरी पानी की आपने टंकी के अंदर भी आपने बोलिए। उनसे वारंट का नहीं पूछा? आपने जैसे बताया कि उनका वारंट नहीं था, जब आपने उनसे बोला कि आपके पास वारंट नहीं, आप चेक कैसे कर रहे हैं, तो क्या बोले वो लोग? उन्होंने कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। जैसे वो अंदर घुसे सबसे पहले मुझसे मेरे फोन और लैपटॉप छीन लिए। और आपको अगर 14 लोग घेर लें और आप अगर अकेले हो तो आप उनसे लड़ नहीं सकते हो। बिल्कुल। मुझे कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला। मतलब ये लोग ऐसे हैं कि वाटर टैंक के अंदर भी ये लोग हार्ड डिस्क ढूंढ रहे थे। ठीक है। अब उसके बाद ही मुझसे पासवर्ड मांगते हैं। मैंने कहा ले लो पासवर्ड, जब कुछ गलत नहीं किया तो पासवर्ड देने में क्या बुराई। मैंने पासवर्ड दे दिए, मेरे मैकबुक प्रो का, मेरे फोन का, सब कुछ इन्होंने चेक किया। रात को 12 साढ़े 12 बजे तक ये लोग चेक करते रहे, इन्हें कुछ नहीं मिला। रात को 3 पुलिस वाले, जिसमें से 2 महिला पुलिस कर्मचारी और एक मेल पुलिस, मेरे घर में सो जाते हैं। एक अकेली लड़की के घर में बिना वारंट के घुसकर 3 लोग उसके घर में सो जाते हैं। जिसमें से एक का नाम था फातिमा, एक का नाम योगिता और एक का नाम शिव। ये लोग मुझे नाम तक नहीं बताते, लेकिन जब मैं ऑफिस पहुंची तो मुझे इनका नाम पता चल गया। आप ये सोचो पूरी रात ये लोग मेरे साथ थे, मतलब मैं किस परिस्थिति से गुजरी होंगी। 5th को 9:30 10 बजे ये लोग मेरे घर से निकलते हैं और हम लोग बायकुला क्राइम ब्रांच पहुंच जाते हैं। ठीक है। अब वहां पहुंचने के बाद ये लोग दिन भर टाइम पास करते हैं ऐसे ही। आप बॉम्बे कब आई, क्या किया आपने, क्या खाती हैं, क्या पीती हैं, कहाँ रहती है, कैसे कमाती है। और आप उसके बाद क्वेश्चन आता है आप राज कुंद्रा को कैसे जानते। मैंने कहा राज कुंद्रा कहाँ से आ गया बच्चा। मैं बोले नहीं आपके घर में कुछ एग्रीमेंट्स मिले हैं, वो हॉट शॉट्स के हैं। सो मैंने कहा हॉट शॉट्स की है दैट इज ओके, बट उसमें राज कुंद्रा का कहीं नाम लिखा है क्या। बोले नहीं हम लोग को पता है हॉट शॉट्स का मालिक राज कुंद्रा ही है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग यू टू से समथिंग। मैंने कहा नहीं नहीं मैं कुछ नहीं कहने वाले हूँ। बोले आप एक काम करो, सारा जो क्राइम है आप राज पे डाल दो, आप नाम ले लो, ऐसा हम आपसे आपको ऐसा आपसे विक्टिम। पुलिस वालों ने बोला कि आप सारे आरोप राज कुंद्रा पे लगा दें? तो उसके बाद इन्होंने कहा आप विक्टिम बन जाओ, हम राज को एक्यूज बना दें। पहले मैंने पूछा कि यार बट विक्टिम किस चीज में बनना है, एक्यूज किस चीज में बनना है, मैटर तो बताओ। तो वो लोग कहते हैं बहुत अनजान बन रही हैं, आपको सब कुछ पता है। मैंने कहा मुझे बताओ तो सही कि हुआ क्या है। बोले वो लोग जो शूट में 5 लोग मिले हैं आपका उनसे क्या लेना देना है। मैंने कहा आप उनको बुला के पूछ लो।
आप उन्हीं से पूछ लो अगर वो मुझे जानते हैं या मेरा उनसे कोई लेना देना है। उनसे इन लोगों ने पूछा, उन्होंने साफ बोला कि गहना वशिष्ठ से हमारा कोई लेना देना नहीं, वो हमारे साथ काम नहीं करती, बस स्टिल मेरे को वो लोग उनके साथ लिंक करने की कोशिश कर रहे थे। अब इन्हें 5 तारीख की शाम तक कुछ नहीं मिला। शाम को ये लोग मुझे बोलते हैं अब घर जाओ। मैंने कहा मेरे लैपटॉप और फोन। बोले नहीं नहीं, आपको विद इन अ डे और 2 मिल जाएगा, यू डोंट वरी, आप घर जाओ। घर जाते समय इन लोगों ने मुझे 41 इशू किया। 41 इशू करने का मतलब है कि इन्होंने मुझे इंक्वायरी के लिए बुलाया। अब ये मेरे घर आए थे बिना वारंट के, इन्हें कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना कि आपने किसी को इंटेरोगेट किस बेस पे किया। मैं 5 की शाम को घर आ जाती हूँ। 6 को अगेन ये मुझे 41 इशू करके बुलाते हैं। मैं जाती हूँ, मुझे बोलते हैं कि आप बाहर से घूम कर आ जाइए, अंदर कुछ मीडिया वाले बैठे हुए हैं, आप आराम से बाहर से घूम कर आ जाओ, ये कर लो वो कर लो। मैं बड़ी चिल्ड आउट थी। अगर मुझे 0.1% भी डाउट हुआ होता ना कि कुछ फंसने वाली हूँ, तो आई वुड हैव अप्लाइड फॉर एंटिसिपेटरी बेल। देखो, रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस बात की बात है। मैंने बिल्कुल। एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई तक नहीं किया, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैंने ऐसा कोई क्राइम नहीं किया जिसके लिए मुझे जेल जाना पड़े। 6 को मैं शाम को आती हूँ, फिर हम लोग दिन भर ऐसे बैठ के बातें करते हैं। मुझे शाम को ऑल ऑफ सडन ये कहते हैं आप पेपर साइन कर दो। तो मैंने पूछा किस चीज का पेपर साइन करना है? बोले नहीं नहीं, आप पेपर साइन कर दो, बस आपको हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है, पेपर साइन कर लेते हैं। उसके बाद इन्होंने बोला आप अरेस्ट हो गई हैं, आपका ये एफआईआर पेपर है, और किस बेस पे मैं अरेस्ट हुई हूँ मुझे कुछ नहीं पता। मुझे ये नहीं बताया गया है कि मेरे लैपटॉप पे क्या मिला है, क्या फुटेज है, क्या है, कुछ नहीं। 5 की शाम को मुझे आजाद मैदान में जो किला कोर्ट है उसके बेस पे जेल है, वहां डाल दिया जाता है, और 7 को मुझे कोर्ट में खड़ा कर दिया जाता है। कोर्ट में मराठी में बात हो रही थी जो मुझे नहीं आती है, मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। और मुझे बताया भी नहीं गया, वहां पे सिर्फ यही आर्ग्यूमेंट है कि पीसी लेनी है या जेसी लेनी है। पीसी मीन्स पुलिस कस्टडी, जेसी मीन्स जुडिशियल कस्टडी। इनको पुलिस कस्टडी मिलती है 10 की, देन अगेन 15 की। 15 को जब हम लोग कोर्ट में खड़े होते हैं तो मुझसे जज पूछते हैं कि आपको कुछ कहना है। सी, आपको शायद पता होगा जब आपको जेसी मिलती तभी आपको बेल मिलती। हर जी। आदमी कोर्ट में खड़ा हुआ इस बात की जंग लड़ रहा होता है कि उसको कब जेसी मिले और उसको बेल मिले, क्योंकि जब तक आपको जेसी नहीं होगी आपको बेल नहीं जब तक मिलेगी। आपको बेल नहीं दिस इज हाउ मिलेगी। इट वर्क। हाँ, इसके बावजूद जहां पे मुझे पता था कि अगर मैं एक पत्थर जैसे लॉयर को भी खड़ा कर दूं ना तो मुझे जेसी मिलनी है, मतलब कोई भी बोल दे, पुलिस वाले तक दे वर क्लियर कि आपको जेसी मिलने ही मिलने। इसके बावजूद मैंने कोर्ट में जाके खड़े होके बोला कि सर मुझे पीसी चाहिए। वहां जितने भी लोग खड़े थे देवर इन शॉक, क्या बोल रही है। मैंने कहा हाँ सर मुझे पीसी चाहिए, मुझे पुलिस वालों से आई वॉन्ट टू टॉक टू दीज पीपल कि मुझे क्यों अरेस्ट किया गया है, मेरे खिलाफ क्या प्रूफ है, मेरे मतलब अगेंस्ट में अपने ऐसे क्या लेकर आ गए हैं, मुझे क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। तो मुझे सबने कहा यू श्योर आपको पीसी चाहिए? मैंने कहा हाँ मुझे पीसी चाहिए, मुझे बात करनी है। मैंने अपनी 2 दिन की पीसी बढ़ाई। मैं वहां गई, मुझसे कोई बातचीत नहीं होती है, मुझसे कुछ नहीं पूछा जाता। फिर मैंने पूछा उनसे जाकर के कि अरे मुझे ये तो बताओ कि मुझे अरेस्ट क्यों किया है, क्या सेक्शन डाले हैं। तो मुझसे कहते हैं कि आपने लड़कियों से जबरदस्ती काम कराया। मैंने कहा सर आपका दिमाग खराब है, फिल्म में फिल्मों में पूरे दिन काम होता है, शूटिंग सिर्फ एक दिन की नहीं होती। अगर कोई किसी को फोर्स करेगा तो वो सेकंड डे क्यों आएगा, वो थर्ड डे क्यों आएगा, फोर्थ डे क्यों आएगा, शाम को तो वो घर चला जाता है। एंड अपार्ट ऑफ ऑल दिस, जब वो दिन भर शूट पे होता है, हर किसी के मोबाइल हाथ में मोबाइल होता है, 100 नंबर वो डायल कर सकता है, वो शूट पे मना कर सकता है। शूट पे पचासों किस्म के एक्सप्रेशन होते हैं, इंसान अपनी खुशी से देता है। शूट के बिल्कुल। पेमेंट भी ये लोग लेते हैं, एनओसी वीडियो भी देते हैं, प्रमोशनल वीडियो भी देते हैं, और जब फिल्म रिलीज होती है फिल्म को प्रमोट भी करते हैं। तो इसमें फोर्स कहाँ से आ गया? अगर आपको कोई फोर्स करेगा तो आप सेकंड डे शूट पे नहीं आओगे। इवन आप सेम पॉइंट पे शूट छोड़ दोगे, सेकंड डे की तो बात ही अलग हो गई। आप सेम सेकंड पे शूट छोड़ दोगे, आपको कोई फोर्स करके शूट नहीं करा सकता। और फिल्म बनने के बाद आप अपनी फिल्म तो प्रमोट नहीं करो, आप अपने इंस्टाग्राम में भी पोस्ट डाल रहे हो, आप लाइव भी जा रहे हो, फेसबुक पे प्रमोट कर दो, फोर्स कहाँ से आ गया? बोलते अच्छा छोड़िए आपसे बात नहीं करनी। मैंने कहा फिर आपने ये 420 कैसे लगाया? मुझे 420 भी लगा रखा था। तो बोलते हैं 420 का लॉजिक आप नहीं समझोगे। मैंने कहा मुझे बताओ तो सही, मतलब मेरे पास हक है मुझे जानने का कि 420 क्यों लगा रहे हो आप, क्योंकि तब तक मैंने थोड़ा बहुत सुन लिया था कि 420 लग रहा है मुझ पर। बोलते हैं वो एक्चुअली आप लोग आर्टिस्टों को प्रतिदिन का सिर्फ 20 से 25 हजार रुपए देते हैं, इसलिए हम 420 लगा रहे हैं। मैंने कहा ये क्या लॉजिक है कि 20 से 25 हजार रुपए पर डे दे रहे हैं तो 420? बोले हाँ आप लोग लाखों रुपए कमाते हो और आप लोग आर्टिस्ट को 20 से 25 हजार रुपए देते हो। मैंने कहा सर देखो, पहली बात तो कि हम लोग लाखों रुपए नहीं कमाते, पहली चीज।
दूसरी चीज कि अगर आप 50,000 रुपए सैलरी लेते हैं और आप अपने घर में कोई काम करने वाले को 3 या 4 हजार रुपए देते हैं तो 420 में नहीं आता है। हर बिल्कुल। चीज की अपनी एक वैल्यू है, हर चीज की एक कीमत होती है। कोई एमबीए या बीटेक या डॉक्टरेट की डिग्री नहीं है कि उसकी फिक्स पे स्केल है। मैंने भी कई बार इससे भी कम पेमेंट में काम किया है, ज्यादा एक्सपीरियंस होने के बावजूद, क्योंकि मुझे वो काम करना था। और अगर आर्टिस्ट मुझसे खुद आके बोलेगा कि मैम मुझे पर डे का 20,000 रुपए, 20,000 रुपए दे दो, तो मैं ये नहीं कहूंगी बेबी मुझसे 50,000 रुपए ले ले, तेरे लिए मैं पैसे कमा रही हूँ। ऐसा तो होता नहीं है ना, राइट? तो बोले नहीं आप पे 420 लग रहा है। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, किसी चीज का कुछ नहीं। हमको उठाया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। 17th को मुझे बायकुला जेल में भेज दिया। 17th को जब मैं बायकुला जेल में पहुंची तो हम लोगों को एक यूटी कार्ड दिया जाता है। मेरे पास वो कार्ड है, आप बोलेंगे तो मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाती हूँ। उस यूटी कार्ड पे लिखा हुआ होता है कि आप पे ये सेक्शन है, आपको इस क्राइम से अंदर डाला गया है और ये आपका यूटी नंबर है। सो उस पे लिखा था 354 का, 292, 293, 420 एंड 34 आईपीसी के तहत है, क्योंकि ग्रुप को इन्होंने दिखाया था कि पूरा ग्रुप अरेस्ट हुआ है। मैं जब वहां पहुंची तब मुझे पहली बार पता चला कि मुझ पे इतने सारे सेक्शन डाले। सी व्हेन somebody टॉक्स अबाउट pornography, तो वहां पे सेक्शंस होता है 290 टू 293। दैट मीन्स कि आप ऑब्सीन कंटेंट इंटरनेट पे अपलोड कर रहे हैं, अगर आपके पास उसका प्रूफ है। वहां पे 354 और 420 डालने का मतलब ये था कि इनकी बेल ना हो, क्योंकि 292 एंड 293 बेलेबल ऑफेंस है ऑन टेबल। ठीक है, ये आप आईपीसी की बुक में पढ़ सकते हैं। मैं 17th को शाम को बायकुला जेल जाती हूँ। बहुत अजीब सा माहौल है, जेल पहली बार गए थे, कोई प्रोफेशनल या कोई क्रिमिनल तो है नहीं। 18th की मॉर्निंग में मुझे पता चलता है कि मुझे मालवानी पुलिस से कुछ लोग आए हुए हैं अरेस्ट करने के लिए। अच्छा, टिल देन मुझे कुछ नहीं पता था कि बाहर ये गैंग रेप वाली न्यूज चल रही है मीडिया में, कि गहना वशिष्ठ एक्यूज्ड फॉर गैंग रेप, गहना वशिष्ठ बुक्ड फॉर गैंग रेप। टिल देन मुझे कुछ नहीं पता था, क्योंकि मैं पुलिस कस्टडी में थी। और मेरे पास ना तो इंटरनेट का एक्सेस था, ना मुझे टीवी देखने को मिल रहा था। 18th की मॉर्निंग को जब मुझे पुलिस आके उठा के लेके जाती है, तो मैंने पूछा कि सर हुआ क्या है, मुद्दा क्या है, तो बताओ मुझे अरेस्ट क्यों कर रहे हो। बोले तुझे सब पता चल जाएगा, तू बहुत स्मार्ट बन रही है। मतलब मुद्दा ही नहीं पता है और यहाँ मैं अपने आप स्मार्ट बन रही हूँ। मुझे लेके जाते हैं, मैं वहां शाम को पहुंचती हूँ, मुझे 2 स्टार मैम मिलती है। मैम बोलती है मैं तुझे एक थप्पड़ मारूंगी अगर तूने सच नहीं बताया। मैंने बोला मैम पहले मुझे एक टाइटल या एक हेडिंग तो दो कि जिसको मुझे एलैबोरेट करना है, जिसको मुझे टिप्पणी करनी है। मुझे तो बताओ कि विषय क्या है। आप मुझे सब्जेक्ट नहीं बता रहे हो और आप मुझसे उसकी व्याख्या करने को कह रहे हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना मैम, बताओ तो सही कि हुआ क्या है। बोलती तुझे सब पता चल जाएगा, मुझे तब तक कुछ नहीं बताया जाता। सेकेंड डे मुझे हॉलीडे कोर्ट था, संडे था उस दिन। हॉलीडे कोर्ट में जनरली डिसीजंस नहीं लिए जाते हैं। तो वहां पे आए, वहां पे पीसी और जेसी में बात हुई, मुझे पीसी दे दी गई 5 दिन। मैं पुलिस स्टेशन आती हूँ वापस, मालवानी पुलिस चौकी। वहां पे मुझसे पूछा जाता है कि तुमने गैंग रेप करवाया है। मैंने कहा गैंग रेप? गैंग रेप कहाँ हुआ है? बोलते तुम्हारे सेट पे गैंग रेप हुआ। मैंने कहा आपका दिमाग खराब है, आप पागल है? गैंग रेप बॉम्बे शहर में? ये बॉम्बे है। और दूसरी बात की शूटिंग सेट पे रेप होते ही नहीं है। गैंग रेप तो बहुत बड़ी एलिगेशन है। गैंग रेप तो पॉसिबल ही नहीं, बल्कि रेप पॉसिबल नहीं। आप किसी हीरोइन का जोर से हाथ नहीं पकड़ सकते। वहां पे 3-3 कैमरे का सेटअप होता है, काफी बड़ा क्रू होता है, बंगलों में 5 से 6 दरवाजे होते हैं। और जहां भी बंगलो होता है वो 10 से 15 मिनट की पुलिस स्टेशन की रेडियस में होता है। तो गैंग रेप जैसे तो कोई सवाल ही नहीं होता। बोले नहीं, तूने करवाया है। मैंने बोला सर जिसका भी गैंग रेप हुआ है उसे बुला दो, मैं देखूं तो सही कि वो महान औरत कौन है। तो इन्होंने सेकंड उस लड़की को बुलाया। मैं आई वॉज इन शॉक। मैंने कहा तेरा रेप हुआ है? बोलती हाँ मैम मेरा रेप हुआ है। मैंने कहा तेरे साथ सच में रेप हुआ है? बोलती हाँ मेरा रेप हुआ। मैंने कहा कोई प्रूफ है? बोलती नहीं कोई प्रूफ नहीं है बट हुआ है। मैंने कहा अच्छा, उस समय जब ये बातें मैं कर रही थी तो वहां पे जो आयो थी 3 स्टार, उनका मोबाइल ऑन था और मोबाइल का कैमरा ऑन था, वो सामने रखे थे टेबल पे। तो मैंने कहा देखो सुनो, पूरे शूट का एंटायर फुटेज है मेरे पास, मॉर्निंग से इवनिंग तक के शूट का A to Z। हाँ, जब भी हमने शूट किया, शूट पे हमने 2 गाने शूट किए हैं। और बीटीएस पे, बिहाइंड द सीन पे मेरी आवाज है कि बच्चों आप लोग कंफर्टेबल है, आप लोग काम अच्छे से कर रहे हैं, किसी को कुछ चाहिए तो मुझे बताओ, ये सारा साउंड है। पेमेंट ट्रांजैक्शन है,
मुझे बताओ रेप करा के कौन पैसे लेता है? पेमेंट ट्रांजैक्शन है। मेरे पास प्रमोशनल वीडियो है वेयर शी हसल फर्स्ट कि हे गाइस दिस इज मी, डू वॉच दिस सॉन्ग ऑन दिस पर्टिकुलर ऐप, और मुझे काम करके बहुत मजा आया और आई एम श्योर कि आपको भी काम देख के बहुत मजा आएगा। तो रेप करा के कौन ऐसे स्टेटमेंट पास करता है? एंड देन वहां पे एनओसी वीडियो भी। अच्छा, ये सब कुछ हमने पुलिस को दिया है। ये जो मैं बातें कर रही हूँ ये पुलिस के पास भी है, कोर्ट में भी है, और ये मेरी चार्जशीट में भी मेंशन है कि ये सारी चीजों ने मिली है। एनओसी वीडियो में उसने लिखा है हे गाइस दिस इज मी, मैं नाम नहीं ले सकती विक्टिम का, कि बिल्कुल। मैंने काम किया है गहना मैम के साथ, मुझे काम करके बहुत मजा आया, मैंने अपने सेंसेस में काम किया है और मैं एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ और मैं शूट रोजमर्रा की जिंदगी में करती रहती हूँ, और मुझे देखिए, मुझे प्रमोट करिए और मुझे और भी काम मिले, इतना सपोर्ट करिए। ऐसा कौन लिखता है गैंग रेप होने के बाद? ठीक है। उसके बाद मेरे फुटेज में वो डांस कर रही है, पार्टी सॉन्ग है। एक लड़की को ना अगर उसका बॉयफ्रेंड जोर से कुछ कर दे ना तो उसकी खड़े होने की हिम्मत नहीं होती है, लड़कियां बहुत नाजुक होती हैं। इवन उनका पति। तो गैंग रेप एक बहुत बड़ी एलिगेशन है जिसका उनके पास कोई प्रूफ नहीं था, कोई प्रूफ नहीं। तो जैसे ये सब मैंने कहा, लड़की ने तुरंत इन फ्रंट ऑफ कैमरा पुलिस वाले के कैमरे में ये कहा, नहीं सर मेरा रेप नहीं हुआ, मैं अपना केस वापस ले रही हूँ। और ये बोल के वो वहां से भागने लग गई। ये भी पुलिस वाले के कैमरे में रिकॉर्डेड है। दो डब्ल्यूपीसी उसको जबरदस्ती उठा के लाती है नीचे से खींच के सीढ़ियों से, फिर वो भागती है, फिर लेकर आते हैं। मैंने कहा सर आप इसका फोन सीज करो और अभी मेरी इसके चैट पढ़ो। जनरली मेरी ना एक्टरों से शूट के पहले या शूट के बाद कभी बात नहीं, सारी बातें पेमेंट का, सीन का, सारा जो भी जो कॉन्वर्सेशन है वो सब कुछ कास्टिंग वाले करते हैं। बट इस लड़की ने कास्टिंग वाले से मेरा नंबर ले लिया, उसका कुछ अलग ही मकसद था, बाद में मुझे समझ में आया। तो उसने मुझे मैसेज किया, मैम इट वाज लवली वर्किंग विद यू, आपके साथ काम करके बहुत मजा आया। एंड 10 दिनों तक उसकी मेरी चैट है जहां उसने लिखा है कि मैम प्लीज मुझे अगला शूट दीजिए। मुझे बताइए किसी का गैंग रेप होगा तो क्या वो ऐसे चैट करेगा? कोई लॉजिक है इस चीज का? जो उसके आपने बाद बताया कि आपने जो बताया कि जिस लड़की ने ये आरोप लगाए हैं कि उसका गैंग रेप हुआ है, और वो एक पुलिस जो वहां पे मौजूद है, पुलिस महिला जो ऑफिसर, उनके फोन में सब रिकॉर्ड भी हुआ है, तो ये एज अ प्रूफ आगे गया है क्या? वो रिकॉर्डिंग या मैं वो वही जो बता जो रही सारी हूँ, चीजें मैं हैं? वही बताने की मैं कोशिश कर रही हूँ कि वहां सबको पता था कि कोई गैंग रेप नहीं हुआ, बल्कि रेप ही नहीं हुआ है। मैं आपको और चीजें बताती हूँ, ठीक है। ये पुलिस वाले को इवन सबको पता है। फिल्म इंडस्ट्री आज के डेट में 90 से 100 साल पुरानी है। आपने मी टू मूवमेंट सुने होंगे, आपने कास्टिंग काउच सुना होगा, आपने कभी भी शूटिंग सेट पर रेप नहीं सुना। बट मैं आपको बताऊं, चूंकि मैं लड़की हूँ तो मुझ पे स्ट्रेट 376 नहीं लगाया जा सकता। 376 का मतलब है रेप। अगर मेरी जगह वहां लड़का होता तो उस पे सीधा रेप का केस डाल के उसको फंसा देते। लेकिन चूंकि उन्हें मुझे फंसाना था, उनको मालूम था कि अगर वो 292 या 293 डालेंगे तो मैं विद इन अ वीक मुझे बेल मिल जाएगी। तो उन्हें एक ऐसी एलिगेशन लगानी थी जो कि बहुत बड़ी हो। और उनके पास उस समय उन्होंने चारों चारों कहते हैं ना, चारों जगह दिमाग लगा लिया। फाइनली उन्होंने दिमाग लगाया कि लड़की है, 376 डी लगा देते हैं, किसके सामने रेप हो रहा था और इसने रेप होते हुए देखा। अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ, पुलिस को हमने सब कुछ दे दिया, लड़की हैज गिवन इन राइटिंग एज वेल कि उसका कभी रेप नहीं हुआ। इसके बावजूद इन्होंने केस बनाया। बाद में मैंने पुलिस से पूछा, आईओ से, कि सर जब आपके पास सारे प्रूफ हैं तो आप केस क्यों ले रहे हो? बोलते हैं आज इस लड़की ने बोल दिया है कि उसका रेप नहीं हुआ है, कल अगर ये फिर से कह देगी कि रेप हुआ तो हम फंस जाएंगे, इसलिए हमको केस लेना पड़ेगा। मैंने कहा सर लड़की को कोर्ट में खड़ा करो ना और आपके पास जो प्रूफ है वो सामने रख दो। बोले नहीं नहीं तुम नहीं समझती हो, तुम्हें कुछ नहीं मालूम। मैंने कहा सर मुझे सब समझ में आ रहा है कि आप लोग मुझे फंसा रहे हो, आप ये सारी चीजें कोर्ट में क्यों नहीं रख देते? कुछ नहीं रखा है गया। ना, आप आपको अब जितनी अब तक आपने पूरी अपनी चीजें बताई हैं उसमें एक चीज जो सामने है कि आपको कहीं ना कहीं चीजें क्लियर ही नहीं हो रही थी, और आप पे बार बार कोई ना कोई नया एलिगेशन लगाया जा रहा था। तो एग्जैक्टली ऐसा क्यों, कि मतलब आपको ये क्यों, या ऐसा क्यों कि आपको फंसाया गया या फंसाया जा रहा है? मैं आपको आगे का और बताती हूँ, फिर आप मुझे खुद बताना कि फंसाया जा रहा था या नहीं फंसाया जा रहा था, ठीक है। अब इन्होंने गैंग रेप जितनी बड़ी एलिगेशन लगाई, ठीक है। अब अगर गैंग रेप ये कहते हैं जो कि कभी नहीं हुआ, अगर किसी लड़की का रेप हुआ है तो उसमें कोई तो एक लड़का अरेस्ट होना चाहिए।
अगर ये कह रहे हैं मैं शूटिंग सेट पे ऐसे बैठकर रेप देख रही थी अकेले, हाँ, 50 लोगों के बीच में मैं अकेले ऐसे करके रेप देख रही थी कि वाह बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा कर रहे हो, है ना? तो कोई तो रेप कर रहा था, मैं तो कर नहीं रही थी, है ना? मैं जब जेल गई, मैं एक ऐसे क्राइम के लिए जेल से होकर आई हूँ जो मैंने कभी कमिट नहीं किया। मैं जब जेल से बाहर निकलती हूँ तो चूंकि मेरे फोन सीज हैं, मेरे लैपटॉप सीज है, मेरे अकाउंट सीज है, मेरे पास किसी का भी एक्सेस नहीं था। मुझे सबके मैसेजेस आए, मेरे शूटिंग में जितने भी लोग थे सबके, मैम कैसे हो, बहुत टेंशन हो रहा था। मैंने सबसे पूछा कि क्या तुम्हें इंक्वायरी के लिए पूछा गया? किसी से कोई इंक्वायरी नहीं, किसी को नहीं बुलाया गया, उस पूरे मैटर में कोई अरेस्टेड नहीं। गैंग रेप वाले की बात करें, उस मैटर पे किसी को अरेस्ट नहीं किया, कोई इंक्वायरी नहीं। मुझे बताइए इसे फंसाना नहीं तो और क्या बोला जाता है? अब खुद बताओ। आप गैंग रेप कहते हो, गैंग रेप में कहते हो एक लड़की ने रेप देखा, गैंग कहाँ है? प्रूफ कहाँ है? फुटेज कहाँ है? एक भी आपके पास प्रूफ नहीं है, लेकिन आप एक लड़की जो कि फंसी हुई है ऑलरेडी एक केस में, क्योंकि मैं ऑलरेडी 15 दिन से पोर्नोग्राफी वाले मैटर पे फंसी हुई थी। मैं जब अंदर थी तब आप केस बना देते हैं और मुझे उठा के अंदर डाल देते हैं। आप मुझे बताइए इसे फंसाना नहीं तो और क्या बोलते हैं? मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको ही क्यों फंसाया जा रहा था? जो आपने बताया वो चीजें हैं, लेकिन देखो, आपको ये जी। मैं बताऊं, यहाँ पे सिर्फ मेरे को ही नहीं फंसाया जा रहा था, यहाँ पे बेसिकली गेम चल रहा था विक्टिम और एक्यूज का। अगर आप ये कह देते हैं कि आप बेचारे हैं, आप बहुत ही मजबूर हैं, आप क्या कहते हैं ना, वो है बेसहारा है, आपके पास पैसे नहीं है, आपको आपका प्रोड्यूसर मजबूरी से काम करा रहा था, आपको ब्लैकमेल कर रहा था, तो आप विक्टिम बन जाते हैं ना, बच जाते हैं। मैंने विक्टिम बनने से मना किया, इसके लिए मुझे फंसाया गया। मैं घर पर हूँ, मुझे घर से उठाकर अगर ये न्यूज चलाई जाती है कि मैं शूट पर हूँ, पहला झूठ। चार्जशीट पे मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास कैमरे के फुटेज है, मेरे को मेरे घर पे 3 पुलिस वाले दबा के रख लेते हैं। सारे फुटेज होने के बाद गैंगरेप का केस लगाया जाता है, तो ये फंसाना नहीं तो क्या है? क्योंकि मैंने विक्टिम बनने से मना किया। और जो लड़कियां केस कर रही हैं उनको भी यही गेम खेला जा रहा है। आप, इट्स ऑल अप टू यू, आप चूज कर लो, आपको विक्टिम बनना है या एक्यूज बनना है। अगर आप विक्टिम नहीं बनेंगे तो हम आपको एक्यूज बना, यही गेम मेरे साथ हुआ। मैंने विक्टिम बनने से मना किया, मैंने राज का नाम लेने से मना किया। मैंने शुरू से कहा कि मैं किसी को नहीं फंसाऊंगी, क्योंकि जब गलत नहीं है तो मैं क्यों फंसाऊं? सी, अगर आपने कोई काम नहीं किया है तो मैं आपको क्यों बोलूं? गेम बेसिकली विक्टिम और एक्यूज का था, और इसी वजह से पहले वाले मैटर पे उमेश को भी अरेस्ट किया गया है, पोर्नोग्राफी के मैटर पे, क्योंकि वो राज कुंद्रा का एक एम्प्लॉय है। अभी रियान को भी उठाया गया है, और ये सारा जो मैटर है वो फरवरी से चल रहा था। ये सिर्फ गेम है विक्टिम और एक्यूज का, उसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, आपने अब तक जो जितनी बातें बताई हैं उन्हीं में से मैं कुछ चीजें आपसे पूछना चाहूंगा। पहली चीज या पहला सवाल तो मेरा ये है कि राज कुंद्रा से आपकी मुलाकात कब हुई थी? क्योंकि आपने बताया था कि पुलिस वाले आपको बोल रहे हैं आप उन पे सीधे सीधे सारे आरोप डाल दो। तो आपकी और राज की पहली मुलाकात कब हुई थी और क्या किस बारे में बातचीत हुई थी? मैं बताऊं, अक्टूबर 2019 की बात है। मैं मेरे घर पर थी, राज कुंद्रा की एक पीए है, फीमेल पीए, मैं नाम नहीं लूंगी यहाँ पे। उनका मुझे मैसेज आया, ये मैसेज मेरे मोबाइल में है, मतलब क्राइम ब्रांच के पास मेरा मोबाइल है, बट उसमें तो मैसेज है। मुझे मैसेज आया, हे हाय गहना, मैं राज कुंद्रा की पीए बोल रही हूँ, और हम लोग आर्म्स प्राइम कंपनी है, और हम लोग ऐप बना के लॉन्च करते हैं, जिसमें जो भी सेलिब्रिटीज फेमस हैं या जिनके जो सोशल इन्फ्लुएंसर हैं या जिनके इंस्टाग्राम पे अच्छे फॉलोवर्स हैं, हम उन्हें ऐप बना के देते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आके मिलो। तो इनिशियली मुझे ऐसा लगा कि यार ऐप मतलब बोल्ड कंटेंट ही होता है, तो मैंने कहा मैं इतने बोल्ड कंटेंट में कंफर्टेबल नहीं हूँ, मेरा आकर के कोई मतलब नहीं, आपका भी टाइम खराब होगा, मेरा भी टाइम खराब होगा, सो लेट इट बी। उनका मुझे फिर मैसेज आया कि मैम ऐसा कुछ नहीं है, एक बार आओ मिल के देखो, नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, एक एक कॉफी पी लेंगे। मैंने कहा फेयर है। तो मैं अक्टूबर में 2019 में राज की कंपनी जाती हूँ, जो कि इन्फिनिटी के सामने ऑफिस है, बियान इंडस्ट्रीज। वहां मैं जाती हूँ, वहां मेरी सबसे मुलाकात होती है। ये मेरी पीए के साथ बात होती है। पीए ने मुझसे बोला कि गहना देखो, ये एक ऐप लॉन्च करेंगे गहना वशिष्ठ के नाम से, जो कि प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल होगा, और ये आपका इंडिविजुअल ऐप होगा।
इसमें कोई और एक्टर, कोई और आर्टिस्ट, उसके बारे में कोई बात नहीं होगी। आप अपना ही कंटेंट शूट करिए, हम आपको टीम देंगे, हम आपको कैमरामैन, मेकअप, कॉस्ट्यूम सब कुछ देंगे। यू जस्ट हैव टू कम विद अस। हम शूट करेंगे और हम खुद ही अपलोड करेंगे। और जो भी इनकम होगी 40% गूगल और iOS ले लेते हैं, जो रिमेनिंग 60% बचेगा विल शेयर 50-50। मैंने कहा डील साउंड्स गुड, आप बस मुझे एक दिन का टाइम दे दो। सो शी वाज ओके, बोली फेयर है ना, कोई नहीं। मैं घर आई, मैंने सबकी ऐप चेक किया, तो मैंने देखा कि पूनम और शर्लिन को छोड़कर बाकी सबकी ऐप में डिसेंट कंटेंट, किसी के में भी न्यूडिटी नहीं थी, किसी के में भी वल्गरिटी नहीं थी और कुछ भी गंदगी नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है, वी आर डूइंग दिस। मैं गई, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और हमने काम करना शुरू किया। एंड बिलीव मी, मुझे कभी भी किसी ने भी ये नहीं कहा कि आप न्यूड करो। आप पूरा इंटरनेट उठा के देख सकते हैं, जो भी चीज एक बार गूगल में चली गई वो रिमूव नहीं होती। सॉरी, आप पूरा इंटरनेट उठा के देख लो, आपको कहीं भी मेरे कोई भी न्यूड वीडियोस नहीं मिलेंगे। मेरे कोई भी ऐसे वीडियो नहीं मिलेंगे जिसमें आपको मेरा प्राइवेट पोर्शन शो होगा। जो एक्चुअल वीडियोस होते हैं, मैं प्रॉपर चीजों की बात कर रही हूँ, कहीं आपको कोई भी न्यूडिटी नहीं मिलेगी। क्योंकि मुझे राज की कंपनी ने कभी ये नहीं कहा कि आपको न्यूड होना है, कभी नहीं कहा मुझे कि आपको ये गंदगी करनी है। मुझे जो पेमेंट बोली गई थी, मुझे वही पेमेंट दी गई। मुझे जो कॉस्ट्यूम ट्रायल में दिखाए जाते थे, वही कॉस्ट्यूम पहनाए जाते थे। और मेरे साथ कभी फोर्स नहीं हुआ। हम लोगों ने ऐप का काम किया, देन फरवरी में मैंने ऐप मेरा बंद कर दिया। मुझे ऐसा लगा कि मैं एक एक्ट्रेस हूँ और ये ऐप ऐप वाला जो काम है ये उनके लिए है जिनके पास कोई काम नहीं है। मतलब आप घर पे बैठे हुए हैं, वेले बैठे हुए हैं, आप लाइव चले जाओ, पैसे कमा रहे हो। आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप खुद के कुछ भी ऐसे स्टूपिड सा वीडियो बना दो और कर लो। तो वो मेरा काम नहीं है। मैं एक छोटे शहर से बॉम्बे आई हूँ एक एक्ट्रेस बनने के लिए, भले कम पैसे मिले बट दैट इज ओके, मैं यही करूंगी। तो मैंने इनको बोला, देवर एग्री टू इट। एक मेरी मीटिंग हुई कि एक बार मिल लेते हैं, हम लोग बात करके देख लेते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। हम लोग कॉफी शॉप पे मिले, उनके आर्म्स प्राइम के हेड वगैरह सबसे। और मैंने कहा उस नहीं यार, नहीं जम रहा है। उस मीटिंग में राज मौजूद थे या नहीं? नहीं, ये फाइनल वाली मीटिंग मैंने बाहर रखी थी। मैंने कहा मैं ऑफिस नहीं आऊंगी, डजंट लुक गुड। अगर आप कोई काम छोड़ रहे हो तो कोई पॉइंट नहीं बनता ऑफिस जाके। तो मैं बाहर मिली थी, वहां पे राज नहीं आया था। मैं जब आई तो बात हो गई और हम लोगों ने ऐप क्लोज कर दिया। हमने प्ले स्टोर, ऐप स्टोर से ऐप हटा दिया। कोई, उसके कुछ दिन के बाद मुझे एक फिल्म ऑफर हुई 1+1, जो कि हॉट शॉट्स ऐप के लिए थी। सो मैंने कहा नहीं यार, मैं नहीं करूंगी, थोड़ा बोल्ड कंटेंट है और मैं बोल्ड में उतनी कंफर्टेबल नहीं हूँ। बोले नहीं नहीं, ज्यादा बोल्ड नहीं रहेगा, नॉर्मल रहेगा, आप कर सकते हो। ये थोड़ा गंदी बात जैसा सिमिलर है। तो मैंने कहा मुझे स्टोरी नरेशन दो, स्क्रिप्ट भेजो मेल पर, एक्टर कौन होगा, लोकेशन कौन होगी, कितने दिन का शूट होगा और क्या होगा। सो सारी डिटेल्स मुझे भेजी गई कि ये सारी चीजें हैं। एंड बिलीव मी, जो डिटेल्स मुझे भेजी गई थी वही शूट हुआ। उसके अलावा कोई चीटिंग नहीं, कुछ भी नहीं। तब भी मैं रात से मिली थी ऑफिस में जाकर। मुझे वही दिखाया गया जो हुआ और मुझे वही बताया गया जो इनको करना था। उसके बाद हम लोग लाइव गए हॉट शॉट्स पे फिल्म को प्रमोट करने के लिए। मुझे कभी न्यूडिटी नहीं बोली गई। मुझे कभी नहीं कहा गया कि आपको न्यूड ऑडिशन देना है या न्यूड पिक्चर्स भेजनी है कुछ। मैंने ऐसे करके कई फिल्में की हॉट शॉट के लिए। मेरे साथ वहां कभी कोई बदतमीजी नहीं। मैं कई बार राज कुंद्रा से मिली, कई बार। उसके बाद राज कुंद्रा की ऑफिस शिफ्ट हो गई। पहले वो जहाँ पे ऑफिस थी, अभी ऑफिस चेंज हो गई है, अभी ऑफिस है वीरा देसाई में। मैं वहां गई, वहां भी मैं राज से मिली। तब इनका नया ऐप लॉन्च हो रहा था, बॉली फेम। बॉली फेम में दे वर वेरी क्लियर कि हमको बिल्कुल भी बोल्ड कंटेंट नहीं डालना है, बिल्कुल डिसेंट कंटेंट डालेंगे। मतलब बेसिकली वो टीवी चैनल जैसा ही होगा, लेकिन वो सैटेलाइट पे नहीं होगा, डिजिटल पे होगा। मैंने कहा ठीक है। बोले हमारा जेएल भी है, इनका जो लाइव स्ट्रीमिंग ऐप है जल्दी लाइव, उस पर भी आप आ सकते हो। मैंने कहा नहीं, मैं लाइव नहीं करूंगी, बट हाँ चलो एक बार कर लेते हो प्रमोशन के लिए। उनको कोई इशू नहीं था, बोले फेयर एनफ। बॉली फेम के लिए वी वर प्लानिंग कि हम कुछ फिल्म्स बनाएंगे। उस पे उनके रियलिटी शोज, उनके टीवी शोज, उनके चैट्स वगैरह, कॉमेडी शोज, उनको सब शुरू करना था। तो हम लोग के बीच में ऐसे ही बात चली, तो उन्होंने कहा एक स्टोरी में हम लोग शमिता शेट्टी को ले लेते हैं। मैंने कहा फेयर एनफ, ठीक है। एक अच्छी सी कॉमेडी स्टोरी बनाते हैं, कोई स्मूच वगैरह कुछ नहीं रहेगा, बहुत डिसेंट सा करेंगे, टीवी शोज जैसा ही एक अच्छा सा करते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो शमिता शेट्टी के साथ हम लोग एक स्टोरी शूट करने वाले थे। मैं 4 को अरेस्ट हुई हूँ, 7 या 8 को वी वर प्लानिंग कि हम एक स्टोरी उसके साथ शूट करेंगे। देन हम लोगों ने एक स्टोरी साई तामनकर के साथ सोचा, एक स्टोरी उसके लिए पिच की। और एक और स्टोरी हम लोग
सारा खान के साथ कर रहे थे, ठीक है? अच्छा, सारा के साथ मेरा कोई लेना-देना नहीं, क्योंकि मैं किसी भी एक्टर से कभी नहीं मिलती, मैं शमिता से भी नहीं मिली, मैं साई से भी नहीं मिली, क्योंकि सारा जो भी डिस्कशन होता था एक्टरों के साथ, सब कुछ उमेश करता था। जब इन उन 3 फ़िल्मों की जब बात चल रही थी साईं, शमिता और सारा का, तो उस वक़्त हाँ, मीटिंग में राज मौजूद थे या उनके थ्रू ये सारी चीज़ें हो रही थी या फिर जो सिर्फ़ ऐप थी उनके रा उनके हेड से ही राज आपकी बात हो रही थी? राज वाज़ देयर ओनली, बट राज मुझसे मिलकर गए, हाय हेलो हुआ, हम लोग 2 मिनट साथ में बैठ के कॉफ़ी पी एंड देन ही सेड कि काम का सारा डिस्कशन तो उमेश करता है, तुम कर लो, मैं चलता हूँ। मैंने कहा फेयर इनफ। देखो, जितनी बातें मुझे उमेश से करनी है, मैं उमेश से उतनी बातें करूँगी, जितनी बातें मुझे राज से करनी है, उतनी बातें राज से करूँगी, बिल्कुल। क्योंकि हर किसी का अपना-अपना डिपार्टमेंट होता है। हमने साथ में कॉफ़ी पी, गप्पे हाँकी, कुछ बैठे आधे घंटे तक, उसके बाद मेरा काम को लेकर के उमेश के साथ डिस्कशन शुरू हो गया। और कोई भी कंटेंट बिल्कुल भी बोल्ड नहीं था, बिल्कुल भी बोल्ड नहीं, बहुत नॉर्मल था। अब उसका सारा जो डिस्कशन था वो उमेश को करना था। मेरा काम सिर्फ़ इतना था कि मुझे शूट पे आना है, मुझे डायरेक्शन करना है, हम 3 दिन करें, 4 दिन करें, 5 दिन करें एंड वी वर वेरी क्लियर कि हमको क्या शूट करना है, तो हम सारे उसके कॉस्ट्यूम, लुक, एक्टर्स सारी प्रिपरेशन पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, बस। ठीक है, मैं ये पूछूँगा कि जो राज कुंद्रा हैं, उनकी जो कंपनीज़ में शिल्पा शेट्टी भी डायरेक्टर्स में हैं और एक मॉडल ने हाल ही में आरोप लगाया कि शिल्पा शेट्टी को सब पता है। तो आपकी कभी मुलाकात या बातचीत हुई शिल्पा से और क्या अगर हुई तो उन बातचीत में प्रोजेक्ट्स का डिस्कशन होता था क्या? देखिए, मैं शिल्पा से बहुत बार मिली, ठीक है? बहुत बार मतलब बहुत बार, क्योंकि मेरा ऑफ़िस आना-जाना काफ़ी था, ठीक है? और इवन जब इनका सेकंड बच्चा हुआ था, तब भी आई वाज़ देयर ओनली। मेरी कई बार बात हुई, मैं दीपावली के दिन भी वहीं थी। लेकिन मेरी और शिल्पा की काम को लेकर कभी कोई बात नहीं, कभी भी नहीं। नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। हम लोग बैठते, हम लोग कॉफ़ी पीते, मैं कॉफ़ी लवर हूँ, ये सबको पता है। मुझे मतलब खाने के साथ या सुबह शाम रात को सोते समय भी कोई कॉफ़ी पिला दे, कोई कॉफ़ी से नहला दे, तो भी मैं नहा सकती हूँ, मुझे इतनी कॉफ़ी पसंद है। तो हम लोग अगर मैं आधे घंटे बैठी हूँ, तो 3-4 कॉफ़ियाँ पी लेती हूँ। सो हम लोग ऐसे कॉफ़ी पे बैठ कर के नॉर्मल बातें करते थे, कि कैसा चल रहा है, क्या कर रही हो आजकल? नॉर्मल। हम लोगों ने कभी भी काम से रिलेटेड कभी कोई बात नहीं की। अच्छा, मेरा अपना एक प्रिंसिपल है कि जिससे जो बात करनी है मैं उससे वही बातें करूँगी, मैं चीज़ों को घसीटती नहीं हूँ। और शिल्पा और मेरा काम को लेकर कोई नहीं था, क्योंकि ना मैं शिल्पा की एम्प्लॉयी थी और ना शिल्पा मुझे कोई सैलरी पे कर रही थी और ना उसका मेरा कोई लेना-देना था। और जो सबसे मेन जो चीज़ है, यहाँ पे जो लोग एलिगेशन लगा रहे हैं कि शिल्पा को सब पता था, सब पता था। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, आप कोई भी फ़िल्म उठा के देख लो हॉटशॉट की, कोई भी। आप पहले फ़िल्में देखो एंड देन हम लोग डिसाइड करेंगे। पहली बात तो कि कोई भी फ़िल्म पॉर्न नहीं है, एक्चुअली पॉर्न नहीं। दूसरी बात, सारी फ़िल्में नॉर्मल फ़िल्म हैं और राज की मल्टीपल कंपनीज़, तो शिल्पा हर कंपनी में ध्यान नहीं दे सकती और मेरे से शिल्पा से कभी भी काम को रिलेटेड कोई बात नहीं। सोशल मीडिया पे अभी एक ना कॉन्ट्रैक्ट का फोटो वायरल हो रहा है जिसमें दिख रहा है कि 10,000 रुपए के लिए डील साइन हो रही है। मतलब जो अमाउंट है, जो फिल्मों में काम करने का जो अमाउंट है वो 10,000 दिया जा रहा है इन इडियोटिक फिल्मों या वेब सीरीज के लिए। तो इससे रिलेटेड आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, इस बारे में कुछ आप बताएंगे? देखो, मैं आपको बताती हूँ, आप बहुत अच्छे से समझेंगे किसी भी चीज़ को। जैसे ये राज कुंद्रा की कंपनी हॉटशॉट, हम हॉटशॉट के बारे में बात करते हैं। अगर ये लोग एक फ़िल्म का कोई एक एक्स अमाउंट देते हैं, है ना? तो मान लो सपोज़ डायरेक्टर को पर डे का 20,000 दिया जा रहा है, मान लीजिए, ठीक है? एक एक फ़िल्म के सेट पे ना कम से कम भी 50 से 100 लोग होते हैं, 50 से 100 लोग। अगर एक फ़िल्म का पैकेज डिसाइड हुआ है, कोई भी एक एक्स अमाउंट है, तो वो एक्स अमाउंट ना सब में डिस्ट्रीब्यूट होता है, सब में। हर आर्टिस्ट को उसकी प्रोफ़ाइल के बेस पे काम मिलता है। मैं पेमेंट यहाँ रिवील नहीं करना चाहती हूँ, बट मुझे गंदी बात के लिए इससे भी कम पैसे मिले थे। और मैं तब तक 2015 में क्रिकेट वर्ल्ड कप की एंकर रह चुकी थी। मैं 2012 में मिस एशिया बिकिनी का क्राउन जीत चुकी थी। मैं साउथ की 27 फ़िल्में कर चुकी हूँ, मैं 45 वेब सीरीज़, 50 से ज़्यादा म्यूज़िक वीडियो, 12 से ज़्यादा टीवी शो। इसके बावजूद मुझे गंदी बात के लिए बहुत कम पैसे, ठीक है? बट मुझे उसके लिए कोई कंप्लेन नहीं, बिलीव मी। मुझे उन्होंने पूछा कि गहना आप क्या अमाउंट एक्सपेक्ट कर रहे हो? मैंने कहा सर आप मुझे बता दीजिए आप क्या पेमेंट देंगे? उन्होंने कहा आई एग्रीड टू इट। तो यहाँ पे ना कोई फिक्स पे स्केल जैसा सिस्टम नहीं है।
बहुत सारे एक्टर हैं जिन्हें पर डे के 1.5 लाख रुपए भी मिलते हैं, 2 लाख भी मिलते हैं, 5 लाख भी मिलते हैं और 90,000 भी मिलते हैं, है ना? तो जहां पे आप 10,000 देख रहे हैं, ये मुझे नहीं पता वो कौन सी आर्टिस्ट से बात है, लेकिन मे बी वो आर्टिस्ट फ्रेशर होगी। पहली बात तो कि यहाँ पे पॉर्न नहीं बनाया जा रहा है, इट इज वेरी क्लियर, हाँ पॉर्न नहीं है, नॉर्मल एक एरोटिक फिल्म है। लड़की ने एग्री किया होगा कि हाँ मैं करने को तैयार हूँ, या हो सकता है लड़की से ही पूछा गया हो। तो लड़की ने खुद कहा हो कि सर मैं बाकी जगह 8,000 7,000 में काम कर रही हूँ, मे भी हो सकता है यहाँ पे उसे ज्यादा ही मिल रहा हो बाकियों से। तो पेमेंट को लेकर यहाँ पे कोई बहस ना की जाए, क्योंकि वो गलत डायरेक्शन है। फिल्म इंडस्ट्री में कोई पेमेंट का ना फॉर्मेट नहीं है कि क्लर्क को इतने पैसे मिलते हैं, एक एम्प्लॉय को इतने पैसे मिलते हैं, एक ऑफिस बॉय को इतने पैसे मिलते हैं। ऐसा कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है इंडस्ट्री में। यहाँ पे एक एक्टर की कितनी नीड है उस प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करने की, वो बहुत मैटर करता है। एक प्रोडक्शन हाउस उस एक्टर के साथ कितना डेलिबरेटली काम करना चाहता है, वो बहुत मैटर करता है, ठीक है। तीसरी चीज, उस प्रोजेक्ट का टोटल बजट क्या है। अगर यही प्रोजेक्ट नेटफ्लिक्स का होगा तो उसका बजट अलग होगा, एरोस का होगा तो अलग, अमेजोन का अलग, उल्लू का अलग, ऑल्ट का अलग, सबके अलग अलग बजट, राइट। क्योंकि बजट सिर्फ प्रोजेक्ट पे ही नहीं, उस प्रोजेक्ट की ऑडियंस पे भी डिपेंड करता है। गेटिंग माई पॉइंट? सो बजट को मुद्दा ना बनाया जाए, ये बिल्कुल ही गलत डायरेक्शन है। अभी आप देख लीजिए, आप रिपोर्टर हैं, आपके आपके सेम लाइन में हर एम्प्लॉय को अलग अलग सैलरी मिल रही है, बिल्कुल बट वो हमेशा उसके वर्क एक्सपीरियंस पे मैटर करता है, राइट। बिल्कुल कि कौन बिल्कुल। सा क्या कोर्स करके आया है, क्या एक्सपीरियंस रहता है। और उस मुद्दे को लेकर हम किसी भी चीज का ना मुद्दा नहीं बना सकते, ये डायरेक्शन ही गलत। अच्छा, आपने अपनी बातचीत में पूनम पांडे और शर्लिन चोपड़ा का नाम लिया। आपकी कभी मुलाकात हुई है उनसे? कभी बातचीत हुई है? देखो, मैं शर्लिन और पूनम को पर्सनली तो नहीं जानती, मैं कभी इन लोगों से नहीं मिली, और मैं वैसे भी मैं बाहर ज्यादा नहीं निकलती, मैं बाहर लोगों से नहीं मिलती, मैं पार्टीज वगैरह में भी कम जाती हूँ, तो मेरी पर्सनल लेवल पे कोई मुलाकात नहीं है। पूनम ने हाल ही में राज के खिलाफ मोर्चा खोला। उन्होंने उन्होंने आरोप लगाए हैं कि जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया, फिर नंबर लीक कर दिया। तो इस बारे में आपका क्या रिएक्शन है? लोग कैसे झूठ बोल देते हैं यार, कैसे कर कैसे लेते हैं। देखो सी, जो राज की कंपनी है, हम लोग आर्म्स प्राइम की बात करें, जो ऐप बनाती है, ये शायद 16 या 17 में आई है, ठीक है। तब मैं राज को नहीं जानती थी। पूनम ने 2011 में ये स्टेटमेंट पास किया था कि अगर इंडिया वर्ल्ड कप में जीतती है तो वो न्यूड हो जाएगी, राइट। बिल्कुल। उसके बाद पूनम ने पता नहीं कितने ज्यादा न्यूड वीडियोस शूट किए हैं, ठीक है। और आज की डेट में पूनम जो ऐप या वेबसाइट जो भी चला रही है, हालांकि मैं उसकी फॉलोवर नहीं हूँ, मैंने सब्सक्रिप्शन भी नहीं लिया है, बट मुझे नॉलेज तो है। उसमें जो वो न्यूड वीडियो शूट करती है, आए दिन हर दूसरे दिन उसके वीडियोस आते हैं जिसमें उसके सारे प्राइवेट पोर्शन दिख रहे होते हैं, सब कुछ दिख रहा होता है, और ये पूरी दुनिया को पता है, जग जाहिर है। तो राज कुंद्रा उसके बेडरूम में बैठकर तो शूट नहीं करवा रहा होता है। एंड दूसरा, जब वो अपने पति के साथ एमएमएस बना के रिलीज करती है, ठीक है, आई दूसरे दिन सैम के साथ उसके वीडियोस आउट होते हैं, तब भी राज कुंद्रा से कैमरा लेके तो बैठ के नहीं शूट कर रहा होता है। एंड देन उसके बाद वो जो ये गोवा वाली कंट्रोवर्सी थी, जिसमें उसने उसका एक्चुअल प्राइवेट पोर्शन वो फिंगरिंग करते हुए शूट की है, और गोवा गवर्नमेंट ने उस पे केस भी किया है, वहां भी राज कुंद्रा नहीं था। पूनम जैसे लोग हर दूसरे दिन अपने न्यूड वीडियो शूट करते हैं, एंड देन दे से कि कोई ने पोस्ट कर रहा था। यार पता है, कॉन्ट्रैक्ट मैंने भी बहुत साइन किए हैं, और हर कोई साइन करता है किसी भी जॉब के लिए। जब आप कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं ना, तो कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले आपको मेल किया जाता है, क्योंकि कम से कम भी वो 25 से 30 पेजेस 40 पेजेस का होता है। आप उसे कॉन्ट्रैक्ट अपने मेल पे मंगाते हैं, देन आप एग्री करते हैं, आप उसमें अपना पैन नंबर, आधार कार्ड, अपने बैंक के डिटेल्स देते हैं, तब वो तैयार होता है, तब उसके बाद आपको ऑफिस में बुलाया जाता है, क्योंकि ऑफिस में बैठ के सारी चीजें हो नहीं सकती है, राइट। आपको बुलाया जाता है, आप पढ़ते हैं, और आपको नहीं समझ में आता तो आप ऑफिस ही नहीं जाते। अगर मुझे किसी कॉन्ट्रैक्ट के क्लॉज नहीं पसंद आएंगे तो मैं घर से ही नहीं निकलूंगी। तो आपको कोई ऑफिस में ऐसे गला पकड़ के नजरी कहेगा साइन कर, नहीं तो ये कर दूंगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और सेकंड, राज इतना फ्री आदमी नहीं है यार, इतना वेला नहीं है
कि हर रोड चलती हुई लड़की को ऐसे जबरदस्ती साइन कराएगा, ये कराएगा, एंड पागलों वाली बातें हैं। एंड देन इसका एक स्टेटमेंट आया है कि राज ने उसका नंबर लीक कर दिया। यार, राज इतना फालतू आदमी है क्या कि वो एक लड़की का नंबर डालेगा और लड़की उस समय चुपचाप बैठ जाएगी? जब ये बात ये कह रही है, ऑन द स्पॉट ये पुलिस स्टेशन में जाएगी और कंप्लेन करेगी। ये जो लड़कियां बातें कर रही हैं, ये सारी हवा में बातें हो रही हैं। ना तो कोई किसी को कॉन्ट्रैक्ट के लिए फोर्स कर सकता है, ना कोई किसी का नंबर लीक कर सकता है, ना कोई ऐसा कर सकता है। तो ये जो बातें हैं, या तो आप उसका प्रूफ लेकर आओ कि आपके पास एक ऐसा वीडियो है जहाँ पे राज कुंद्रा कैमरामैन बनकर बैठा हुआ है और आपके वीडियो शूट कर रहा अच्छा गहना, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप इस है। एरोटिक वर्ल्ड कंटेंट वर्ल्ड की दुनिया में कैसे आ गए? आपने अपना नाम भी बदला है, तो इस दुनिया में आने की क्या वजह रही? अच्छा, मैं आपको बताती हूँ। मैं बहुत छोटे शहर छत्तीसगढ़ चिरमिरी से हूँ, ठीक है। मैंने इंजीनियरिंग की है। मैं 2010 बैच पास आउट हूँ। मैंने बीए किया हुआ कंप्यूटर साइंस से और मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ रोबोटिक्स में, ठीक है। मेरा टीसीएस में प्लेसमेंट हुआ था और मैं कॉलेज में 3 मंथ्स मैंने पढ़ाया भी एज अ लेक्चरर। वहां मैं पढ़ाती थी थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। बट मुझे फिल्म इंडस्ट्री के कीड़े बहुत पहले ही लग गए थे। मैं भोपाल से ही सहारा चैनल में एंकर बन गई थी। मैं भी न्यूज एंकर थी कुछ टाइम के लिए। जी। मुझे फिल्म इंडस्ट्री बहुत अट्रैक्ट करती है एंड आज भी मेरी जिंदगी का एक सबसे बड़ा सपना है कि जब मैं आखिरी दिन मरूं तो मैं मेरे शूटिंग सेट पर ही मरूं। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। मैं इतना प्यार करती हूँ फिल्म इंडस्ट्री से। यहाँ पे मैं कभी भी पैसों के लिए नहीं आई और पैसे मेरे कभी भी प्रायोरिटी नहीं थे। मैं बहुत मनी माइंडेड भी नहीं हूँ। मैं बहने सीरियल मैंने किया, फिर मैं ट्रू लाइफ शो मैंने किया, फिर मैं 2012 में मिस एशिया बिकनी का क्राउन जीता। मैंने साउथ की 27 फिल्में की। मैं वर्ल्ड कप में एंकर थी। मैंने बहुत गाने किए। मैंने 12-13 टीवी शोज किए। मैंने वेब सीरीज की। जब मैं सारा काम अच्छा कर रही थी तो मैंने देखा कि इंडस्ट्री में थोड़ा बोल्ड कंटेंट का ना बोलबाला है। मैं देख रही हूँ हर कोई बोल्ड कंटेंट कर रहा है, चाहे राधिका आप्टे हो। सबसे पहले जब भी आप बोल्ड कंटेंट की बातें करते हो आपके दिमाग में राधिका आप्टे आती है, ठीक है। मैं सनी लियोनी को इसमें कंसिडर नहीं करूंगी क्योंकि मैं उसे हीरोइन कंसिडर ही नहीं करती। मुझे वो कभी भी एक्ट्रेस लगती नहीं। मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, मुझे मैं उनके कोई खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं उन्हें एक्ट्रेस कंसिडर नहीं करती। तो जब मैंने देखा कि इंडस्ट्री ना एक अलग ही मतलब रास्ते में निकल रही है और यहाँ पे ये चल रहा है, डिजिटल आ गया है। क्योंकि आपको पता होगा शायद हर चीज के लिए एक सेंसरशिप है। टीवी में एक अलग सेंसर है, आपके बिल्कुल। प्राइम टाइम के शोज के लिए अलग है ना। तो इंटरनेट पे कोई सेंसर था नहीं। नहीं है। और जब अभी भी नहीं है, है हाँ। ना। तो मुझे स्क्रिप्ट सुनाई गई और मैंने पूछा कि कितना बोल्ड होगा। अच्छा, आई एम वेरी क्लियर अबाउट माई थिंग्स ना, वेरी क्लियर। मुझे जब भी कोई फिल्म अप्रोच करता है मैं उसे एक लिस्ट भेज देती हूँ। डेट, डेज, कॉस्ट्यूम, पेमेंट, एक्टर कौन होगा, कहाँ शूट होगा, कितना एक्सपोज होगा, सारे ऐसे क्वेश्चन। और मुझे सारे आंसर एक साथ चाहिए। अगर मुझे आंसर एक साथ कोई नहीं देता तो मैं ब्लॉक कर देती हूँ। तो मुझे जब देखा कि इसमें उतना ही एक्सपोज है जितने में मैं कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि मैं रैम पे पहले भी बिकनी में वॉक कर चुकी हूँ, मुझसे कोई भी बिकनी से ज्यादा करने की बातें नहीं कर रहा है। अगर वो बातें कर रहे हैं तो बैकलेस की, और बैकलेस भी बहुत अच्छे से मैनेज किया जाता है। आप पूरे कपड़े नहीं उतारते। मैंने कहा यार ये काफी कंफर्टेबल है, ये किया जा सकता है। सो आई अग्री टू इट और मैंने उसके बाद बहुत वेब सीरीज की, बहुत की। मतलब मुझे लगता है मैं महीने में, मतलब मुझे, मैं हर रोज काम कर रही हूँ, मैं हर रोज काम कर रही हूँ। बहुत अच्छा चलने लगा एंड बहुत कंफर्टेबल था। आपको कोई परेशान नहीं करता, कोई प्रेशर नहीं डालता। आप उतना ही करते हो जितने में आप कंफर्टेबल हो। क्योंकि रीजन ये है कि एक एक्टर से ज्यादा ना सेट पे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को डर लग रहा होता है। क्योंकि जब एक एक्टर सेट पे जाता है ना तो एक्टर का सिर्फ एक दिन जाता है, एक दिन, एक डे जाता है। लेकिन एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर के पैसे लगे होते हैं, एक पूरी टीम होती है। अगर एक्टर कंफर्टेबल नहीं होगा तो प्रोजेक्ट अच्छा नहीं बनेगा, और अगर प्रोजेक्ट अच्छा नहीं बनेगा तो प्रोजेक्ट बेच नहीं पाएगा। मैं नहीं कहती हूँ कि कोई आदमी बहुत बड़े प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है, बट उसका प्रिंसिपल तो निकले, इतनी तो वो उम्मीद करता है। तो मैंने जो काम किया बहुत कंफर्टेबल होके किया, और हर किसी ने मेरे कंफर्ट का हमेशा ख्याल, बस।
आपसे मेरा आखिरी सवाल, आप उन आरोपों के लिए जेल में रहीं जो अब तक प्रूफ नहीं हुए और जो आप कह रही हैं कि पूरी तरह से गलत हैं, झूठे हैं। जेल से बाहर आने के बाद लाइफ में क्या चेंज आया? आपके केस का अभी क्या प्रेजेंट स्टेटस है? और जो आपके जानने पहचान के जो रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, और जो आसपास के लोग हैं, उनके उनमें क्या चेंज आया आपके लिए? अच्छा ठीक है, तो हम लोग वन बाय वन मैं आंसर देती हूँ, ठीक है। पहला आंसर ये कि जो भी एलिगेशंस मुझ पे लगे हैं, जो भी आरोप, वो अभी तक प्रूफ नहीं हुए हैं, बस स्टिल मैं 5 महीने जेल में रहकर आई हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ ये बहुत नई चीज है जो मैं आपको बता रही हूँ, ये मुझे भी नहीं पता थी और मुझे नहीं लगता किसी को भी पता। हमारे यहाँ एक शब्द है अंडर ट्रायल अक्यूज। जब आप अरेस्ट होते हैं तो आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाता, ना आपको सफाई देने का मौका मिलता है, ना कुछ मिलता। मुझे तो नहीं मिला, मुझे बाकियों का नहीं पता, ठीक है। आपको उठा के जेल के अंदर डाल दिया जाता है। अगर आपकी फैमिली वाले, आपके दोस्त आपके लिए बेल के लिए ट्राई कर रहे हैं, आपके लिए भटक रहे हैं, तो आपको बेल मिल जाती है चार्जशीट आने के बाद। लेकिन अगर नहीं कर रहे हैं तो आप सालों सड़ते रहते हैं, सालों, बिना प्रूव हुए कि आप गलत हैं या नहीं है, क्योंकि केस कब खुलेगा कब नहीं खुलेगा वो बात की बात। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। मैं 5 महीने में इसलिए बाहर आ गई क्योंकि मेरी एक पहली चार्जशीट 2 महीने में आ गई थी, जो पोर्नोग्राफी वाला कंटेंट, जो एलिगेशन मुझ पे लगा है। उसके 10 से 12 दिन के बाद मेरी बेल हो। फिर जो रेप एलिगेशन मुझ पे लगा है, उसमें 3 महीने के बाद मेरी चार्जशीट आई। फिर कोर्ट बंद थे, हाई कोर्ट बंद था 1 मंथ के लिए। फिर जब कोर्ट ओपन हुए तो जब वहां कोई प्रूफ नहीं था, कुछ नहीं था, तो मुझे बेल मिल गई। तो मैं बाहर आ गई। अगर मेरे लिए कोई बाहर मेहनत नहीं करता तो आज मैं भी वहां पड़ी हूँ। पहला। दूसरा, जो मेरी सेकंड बेल है, जो रेप केस वाली है, गैंग रेप वाली, उस पे मुझ पे ये एलिगेशन लगा है। अच्छा, मुझे एलिगेशन तो आपको पता है, मुझ पे ये कंडीशन है उस बेल की कि मैं आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल नहीं कर सकती जा हूँ। सकती है, हाँ। और सेकंड, अगर इस किस्म के किसी भी शूट पे मैं पाई जाती हूँ, जो कि मैं पहले भी कभी नहीं थी, तो आप क्या होंगी, तो मेरी बेल कैंसिल कर दी गई। ये दो कंडीशंस रखी गई है मेरे सेकंड वाले केस पे। सेकंड क्वेश्चन आपका ये था कि मेरे ये फैमिली वालों का क्या रिएक्शन है ना। देखिए, मैं आपको बताऊं, जब मैं अरेस्ट हुई थी, मेरे फादर भी, मेरे पापा ने भी लॉ किया हुआ है। काफी पढ़े लिखे लोग हैं। मेरी मम्मा डॉक्टर थी, मेरे पापा क्लास 1 ऑफिसर हैं, मेरी दादी भी रिटायर्ड प्रिंसिपल है कॉन्वेंट स्कूल की, मेरे नाना जी भी प्रिंसिपल है, मैं खुद भी इंजीनियर हूँ, मेरे घर में सब पढ़े लिखे। तो पढ़े लिखे लोगों को ना आपको प्रूव नहीं करना पड़ता, उनके पास खुद इतना नॉलेज होता है कि वो चीजें जज कर सकते हैं। तो दे वर वेरी क्लियर कि मैं इनोसेंट हूँ। और मुझे उन्हें सफाई नहीं देनी पड़ी, क्योंकि जब मैं अरेस्ट हुई थी तो मेरे घर वालों को मैं बता नहीं पाई थी, मुझे किसी से बात नहीं करने दिया गया था। मैं किसी को फोन तक नहीं कर पाई थी, मुझे उठाया गया था और डाल दिया गया था। कुछ दिनों के बाद मेरे घर वालों को पता चला तो वो मुझसे जेल में मिलने आए। मेरी बात हुई एंड दे वर वेरी क्लियर कि बेटा तू टेंशन मत ले, हम तुझे निकाल लेंगे और सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। मैंने कहा ठीक है पापा। उन्होंने मुझे निकाला, उनसे जितने एफर्ट्स वो डाल सकते थे उन्होंने डाले। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, जब मैं जेल के अंदर थी तो मिलने आते थे, पर चूंकि वो मेरे ब्लड रिलेशन में नहीं आते तो उन्हें मिलना अलाउड नहीं था। जब मैं बाहर आई हूँ तो उन्होंने मुझे डेट के साथ फोटो भेजी है कि देख गहना, व्हेन यू वर इनसाइड हम तुझसे मिलने आए थे, और ऐसे कम से कम भी तो 200-250 लोग। सो और मुझे स्वीट। इतने, हाँ, इतने मैसेजेस आए हैं, इतने मैसेजेस। मेरा इंस्टाग्राम भरा हुआ, मेरा फेसबुक भरा हुआ है, सबने ये लिखा है कि प्लीज किसी किसी चीज की जरूरत है तो बोल। क्योंकि सबको पता था मेरे अकाउंट सीज हो गए हैं। सबने मुझसे पूछा, पैसे चाहिए तो बोल, कुछ चाहिए हो तो बोल। मेरे घर वालों को ढूंढ ढूंढ के उन्होंने कांटेक्ट किया। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि मेरे भाई को बुलाया भोपाल से और उसे मिलने तक गए। और मेरे इवन नेबर भी आकर बोलते हैं कि किसी चीज की जरूरत है तो बता, क्योंकि उन्होंने देखा था कि मेरे घर में कैसे पुलिस आके घुसी थी और मुझे लेकर गए थे। सबको पता था कि झूठा केस बनाया है। तो आज भी वो मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मैं फिल्म इंडस्ट्री की अगर बात करूं, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन की, तो फिल्म इंडस्ट्री में ये वो लोग हैं जो मास्टर्स हैं, इनको सब पता है कि कौन सा केस झूठा है, कौन सा केस गलत है। सामने आके वो नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो भी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं घुसना चाहते। ये बहुत बड़ी कमी है हमारे यहाँ के लोगों में कि उन्हें सच पता होने के बावजूद भी वो बोलने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कहीं वो ना फंस जाए। मुझे सबके मैसेजेस है मेरे मोबाइल में, आज भी पता नहीं कितने मैसेजेस होंगे जिन्होंने ये लिखा है, ब्रावो, प्राउड ऑफ यू, बहुत बड़ी बात है, आज भी तू नहीं टूटी, और हमें यकीन है कि तू तब भी गलत नहीं थी, आज भी गलत नहीं थी।
एंड हम लोग साथ में काम करें। तो मेरा सबने सपोर्ट किया। और मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी जो मैं अभी इन दिनों बहुत ही एक टफ टाइम से गुज़र रही हूँ, मैं बताना चाहती हूँ। प्लीज़ इस चीज़ को बहुत अच्छे से अंडरलाइन करके देखा जाए। मैंने 2018 में एक फ्लैट खरीदा था, मालवानी 8 नंबर। मेरा खुद का फ्लैट है, मैंने लोन लिया था एक्सिस बैंक से, जो मैंने लोन क्लियर कर दिया है, ठीक है? वो फ्लैट मैंने रेंट पे दिया था एक ब्रोकर वसीम के थ्रू। वसीम ने मुझसे कहा था कि जब भी आप फ्लैट रेंट पे देंगी, मैं 1 महीने की ब्रोकरी आपसे लूँगा और जो टेनेंट होंगे उनसे 1 महीने की ब्रोकरी लूँगा और आपका फ्लैट मैं रेंट पे चढ़ा दूँगा। आई एग्रीड टू इट, क्योंकि मैं लोखंडवाला में रहती हूँ और मालवानी ट्रैवल करना थोड़ा टफ होता है, क्योंकि मेरे घर से कम सवा घंटे से 1.5 घंटे लगते हैं पहुँचने में। वसीम ब्रोकर ने क्या किया, जब लॉकडाउन चल रहा था उस समय एक टेनेंट सुजाता शेट्टी को मुझसे मिलाया। सुजाता शेट्टी को मैंने मेरा फ्लैट 18,000 रुपए रेंट पे और 80,000 रुपए के डिपॉजिट पे चढ़ा दिया, ठीक है? फ्लैट रेंट पे चढ़ाने के बाद उस समय लॉकडाउन चल रहा था, तो उसने मुझे 5 मंथ्स का रेंट नहीं दिया। बोला मैम, मेरे पति बीमार है, मेरा बच्चा बीमार है, हम नहीं दे पाएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, हम भी काम नहीं कर रहे, तुम भी नहीं कर रहे होगे, कोई बात नहीं। लास्ट ईयर अभी अक्टूबर में मैंने अपना अपना ये एग्रीमेंट रिन्यू किया। तो उसने मुझसे कहा मैम मैं आपको पैसे नहीं दे पाऊंगी, जो पुराने वाला डिपॉजिट है आप उसे एडजस्ट कर लो, और जो पुराना 5 महीने का रेंट है मैं आपको ग्रेजुअली पे कर दूँ। मैंने कहा ठीक है। मुझे रेंट आना बंद हो गया दिसंबर के आसपास, और पुराने वाला भी रेंट नहीं आया था। मैंने पूछा कि क्या सीन है? इसने कहा मैम आप टेंशन मत लो, दे देंगे। जनवरी में मुझे मेरे बिल्डिंग के सेक्रेटरी का कॉल आता है कि मैम आपके घर पे कोई शोएब सोहेल नाम का आदमी रह रहा है पूरी फैमिली के साथ, और वो बोल रहा है उसने सुजाता शेट्टी को 17 लाख रुपए वो दिया है हैवी डिपॉजिट में। तो मैंने कहा सुजाता शेट्टी को कोई कैसे हैवी डिपॉजिट पे दे सकता है, वो तो लाइसेंसी है और मैं लाइसेंसर हूँ। तो उसने मुझे इमीडिएटली एक पिक्चर क्लिक करके भेजी मेरे फोन पे कि देखिए यहाँ पे सुजाता शेट्टी खुद को लाइसेंसर बोल रही है, खुद को आपकी बहन बता रही है, और इसने सामने वाले से 17 लाख रुपए लिया। मैंने कहा देखो ऑन पेपर मेरा नाम वंदना तिवारी है, नीचे नेम प्लेट जैसे आपके नाम पे शेयर सर्टिफिकेट आती है, नीचे नेम प्लेट पे आपका नाम वंदना तिवारी लिखा होता है, तो वंदना तिवारी की बहन सुजाता शेट्टी कैसे हो सकती है? बोले उसने बोला कि उसकी शादी हो गई तो सुजाता शेट्टी बन गई। मैंने कहा क्या बकवास है। मैं इमीडिएटली घर से निकली कुछ 8:30-9 बजे। मैं सबसे पहले मालवानी 5 नंबर में जो पुलिस स्टेशन है वहां गई कंप्लेन करने के। तो उन्होंने मुझसे कहा आप प्रॉपर ड्राफ्ट बना के दीजिए, तब हम आपकी कंप्लेन लेंगे, बट हम अब अभी आपकी कंप्लेन नहीं लेंगे, और रात हो गई। मैं बहुत टेंशन में थी, मैं सीधा मेरे घर पहुंची। मैं, मेरा सेक्रेटरी, मेरा लॉयर, हम लोग सब लोग घर में गए, सेक्रेटरी बाहर खड़ा था। मैं अंदर गई, मैंने पूछा आप लोग कौन है? तो मुझसे पूछते हैं तू कौन है? मैं बोली मैं इस घर की मालकिन हूँ। बोले हम तुझे नहीं जानते, हम सुजाता शेट्टी को जानते, उसको बुला के ला। मैं बोली ये मेरा घर है, आप लोग कौन है, इत्मीनान से बात करिए और मुझे बताइए क्या डील है। बोलते तू कौन है, तुझे हम नहीं जानते। मैंने कहा सी ये मेरा घर है, मुझे पूरा हक है, मैं आपको किसी भी दिन घर से निकाल सकती हूँ, क्योंकि ना मैं आपको जानती हूँ और ना मेरी आपकी कोई डील है। बोले तेरे में दम है ना तो जो उखाड़ना है उखाड़ ले, और तुझे हम ऐसे मार के गाड़ देंगे ना कि तेरी लाश यहाँ कोई ढूंढ तक नहीं पाए, और तुझे अंदाजा नहीं है कि हम लोग कौन है। एंड मैंने उस दिन चूड़ीदार पहन रखा था, तो लिटरली वो मेरा दुपट्टा खींचने वाले थे कि मैं बाहर निकली, और जैसे बाहर निकली उन्होंने दरवाजा जोर से बंद। मैं वहां से निकलकर सेम बिल्डिंग में ब्रोकर रहता है, मुझे उसी दिन पता चला था कि मेरा ब्रोकर वही रहता है, क्योंकि ब्रोकर कहाँ रहता है ये आपका लुकआउट कभी नहीं होता और आपको कोई लेना देना भी नहीं होता। उसी बिल्डिंग में 202 नंबर फ्लैट पे मैं ब्रोकर के घर पे गई। वहां ब्रोकर, उसका बड़ा भाई, उसकी माँ, उसकी बीवी और उसकी भाभी और उसके कुछ बच्चे वहां बैठे थे। मैं गई, मैं नॉक करके अंदर गई। पहले तो मुझे अंदर नहीं आने दे रहे थे। फिर शुरू में ब्रोकर वसीम की मम्मी ने थोड़ा बहुत ड्रामा किया। मैंने बोला देखो आंटी मुझे कुछ नहीं पता, सामने वाले को ना मैं जानती हूँ ना वो मुझे जानते हैं, ना मैंने 1 रुपया लिया ना उन्होंने मुझे दिया, ना मेरे उनके साथ कोई डील है। आप सुजाता शेट्टी को बुलाओ और आप ये घर खाली करो। तो पहले तो उन्होंने बोला कि हमने कुछ नहीं किया। मैंने कहा देखो वसीम झूठ मत बोलो, जो एग्रीमेंट मेरा और सुजाता के बीच का उसमें भी तुम ब्रोकर हो, और सुजाता ने जो इन लोगों के साथ एग्रीमेंट किया है वो भी तुम्हारा, तुम उसमें विटनेस हो, तुम उस दोनों वक्त जगह विटनेस। सुजाता वहां पे नहीं आई थी? नहीं नहीं नहीं, सुजाता तो भाग गई थी, ओके। सुजाता कहीं गायब ही हो गई, और जो उसका आधार कार्ड जो उसके एड्रेस डाले गए हैं वो सारे फेक।
हमने पुलिस स्टेशन से यहाँ वहां से हर जगह से पता करने की कोशिश की, उसने सारे जो डॉक्यूमेंट दिए सब फेक है, सब फॉर्जरी है, सब फैब्रिकेटेड है। तो ये वसीम मुझसे कहता है, ओ हेलो, आपको पता नहीं हम लोग दाऊद के रिश्तेदार हैं, और हमारे मालवानी एरिया में ऐसे पता नहीं कितने केस हो जाते हैं ना, किसी को पता तक नहीं चलता, तू अकेली लड़की है, इसलिए आज तेरे को छोड़ रहा हूँ, दोबारा अगर आएगी ना तो पाँव तोड़ दूंगा। और वही सेम बात है, तेरे को नोच डालेंगे, ये कर डालेंगे, वो कर डालेंगे। मैं सीधा वहां से निकलकर पुलिस स्टेशन में गई, मालवानी 8 नंबर में कंप्लेन करने। ये एक ऐसा मैटर है जहाँ पे बिना वारंट के भी आप लोगों को अरेस्ट कर सकते हैं। इसके बावजूद मालवानी पुलिस स्टेशन ने मेरी कंप्लेन नहीं ली। मैं दोबारा गई, फिर मेरी कंप्लेन नहीं ली, और उसके बाद मैं 5 महीने के लिए जेल के अंदर थी। उस बीच में मेरा लॉयर पता नहीं कितने बार गया। कल भी पूरे दिन मेरा लॉयर वहां पुलिस स्टेशन में बैठा था, और ये लोग मेरी कंप्लेन नहीं ले रहे। जब भी कंप्लेन करने जाओ ये कहते हैं कल आओ, कल आओ, कल आओ, कल आओ। यार वो मेरा घर है, 2 BHK फ्लैट है, कम से कम भी 85 से 90 लाख रुपीस का फ्लैट है। मेरी मेहनत से मैंने बनाया है, और उस मेहनत के लिए मैंने 10 साल मेहनत की है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, मीडिया से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप मेरा सपोर्ट करिए और मुझे इस केस पे FIR दर्ज करवाने मदद करिए। जब पुलिस के पास कोई प्रूफ नहीं होता तब तो FIR ले लेती है, लेकिन जब एक्चुअल मैटर है, घर के पेपर है मेरे पास, मेंटेनेंस बिल है मेरे पास, बैंक का लोन पेपर है, सब है, सारे प्रूफ है कि मैं उस घर की मालकिन हूँ, और ये सेक्रेटरी को भी पता, सबको पता। इसके बावजूद पुलिस मेरी कंप्लेन नहीं ले रही। प्लीज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरी मदद करिए FIR कराने में, और मुझे मेरा घर वापस दिला दीजिए। थैंक यू। थैंक यू गहना, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी सारी बात हम तक रखने के लिए। और हम बस यही उम्मीद करते हैं, हम यही प्रे करते हैं, हम यही विश करते हैं कि जल्दी से जल्दी इन सभी मामलों की पूरी सच्चाई हम सबके सामने आए। थैंक यू।